आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे फंडामेंटल राइट्स का जो पहला मूल अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। आज हम लोग उसको समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार क्या क्या होते हैं। हम लोग ने ये समझा था कि मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद होते हैं। और हम लोग ने 12, 13, 14 ये 3 आर्टिकल देख लिए थे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। वर्तमान में 6 हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। ये ठीक है। जो पिछले वीडियो का हल्का फुल्का जितना पढ़ाया था वो मैं भी इधर हल्का सा आपको समझा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि एक बेस बन जाए कि अच्छा ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग पहला मूल अधिकार खत्म करेंगे, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कुल कितने अनुच्छेद है, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद किसके अंदर है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर में है। समानता का अधिकार, ठीक है, बराबरी का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 14 में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब आर्टिकल 14 में हम लोग ने देख लिया था। राइट टू इक्वालिटी में कितना अनुच्छेद है, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले वाली वीडियो में। आर्टिकल 14 मैंने आपको पढ़ा दिया था, 12, 13, 14 पढ़ा दिया था। तो 14 में क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें सभी कानून के लिए सभी लोग बराबर रहेंगे, पर आप पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम लोग समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 में हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले आर्टिकल 15 को मैं लिख लेती, फिर आपको समझाती हूँ आसानी से, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 15 में हम लोग देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जाति, वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप भारत में हैं और आप अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर भेदभाव कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी को जाति के लेके भेदभाव नहीं कर सकते भैया, कि नहीं तुम ये जाति के हो, तुम उस जाति के हो, आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वंश, मान लीजिए आपका वंश कुछ और, आप किसी और वंश से बिलोंग करते हैं, कोई और व्यक्ति किसी और वंश से है, मान लीजिए आप क्षत्रिय वंश से हैं और कोई छोटे वंश से है, तो आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जन्म स्थान, कोई बोले कि नहीं तुम यूपी की हो, कोई बोले नहीं हम तमिलनाडु वाले सर्वश्रेष्ठ, यूपी वाले सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो आप इसके ऊपर भी, जन्म स्थान के ऊपर भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। चौथा, धर्म, धर्म के आधार पर तो आप भेदभाव कर ही नहीं सकते हो कि हम हिंदू मुस्लिम है। सब जो स्कूल में पढ़ने गए तो कोई स्कूल वाला बोल रहा नहीं हिंदू को इधर नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम को पढ़ाएंगे, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मान्य नहीं है। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्टेट है, स्टेट यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था राज्य, जो हमारा राज्य है, और मैंने आपको बताया था कि राज्य का मतलब विधानमंडल कार्यपालिका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें मान्य रहेगा, स्टेट का मतलब विधानमंडल कार्यपालिका है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 संविधान के भाग 3 में ही लागू होगा। स्टेट का मतलब संविधान के भाग, आप बोले 10 में स्टेट का मतलब विधानमंडल रहेगा, नहीं, उधर मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ भाग 3 में स्टेट का मतलब दूसरा रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेट ने, आपको पता है स्टेट का मतलब, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, जिसको नहीं पता पहले वो वीडियो देख लीजिए। स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट ने कभी भी आपके ऊपर इन सभी को लेके भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति, वंश, जन्म स्थान, धर्म को लेके भेदभाव नहीं कर सकता है, सिर्फ इनके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता है। पर अगर स्टेट इन सभी के अलावा आपके ऊपर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। मतलब जाति, वंश, जन्म स्थान, धर्म को छोड़ के वो आपके ऊपर भेदभाव कर सकता है। जैसे कि पॉजिटिव भेदभाव, पॉजिटिव भेदभाव याद रखना, कैसा भेदभाव कर सकता है, पॉजिटिव भेदभाव, ठीक है। पॉजिटिव भेदभाव कर सकता है सरकार। जैसे कि समझिए, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जो महिलाएं होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सरकार अलग से कुछ प्रावधान, अलग से कानून निकाल सकती है। जैसे कि समझिए, अगर सरकार ने बोला कि महिलाओं के लिए हम अलग से सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाएंगे, अब कुछ पुरुष बोले कि ना भैया हमको भी वही कानून चाहिए, हमको भी वही सुरक्षा चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि अगर महिलाओं को किसी ने छेड़ा, तो महिलाएं इस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर महिलाएं इस नंबर पे फ़ोन करेंगी तो तुरंत पुलिस आ जाएगी। अब पुरुष बोले कि आप गलत कर रहे हैं, अनुच्छेद 15 का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भेदभाव नहीं कर सकते, तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखिए, अब क्या आपको क्या लगता है, पुरुष के लिए भी हेल्पलाइन नंबर चालू हो कि तुम्हें कोई छेड़े तो फ़ोन करके फटाक से पुलिस के फ़ोन कर दो, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ना। तो आप, सरकार जो है वो हमारी भेदभाव कर सकती है, पर कैसे भेदभाव करेगी, पॉजिटिव भेदभाव कर सकती है। समझ में आ गया, पॉजिटिव भेदभाव कर सकती है, ठीक है। अब सरकार ऐसा नहीं बोल सकती ना कि महिलाएं यहाँ पे नौकरी कर सकती है, पुरुष यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते, तब जाके उधर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। पर पॉजिटिव भेदभाव में उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग और इसे डिटेल में समझेंगे।
अब देखिए ये बोला गया था कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आप धर्म जाति भी सब भी भेदभाव नहीं कर सकते, पर आप किसी के बुद्धिमानी मतलब इंटेलिजेंसी पे, कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी पे आप भेदभाव कर सकते हैं, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, ठीक है, भेदभाव। अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में जो फर्स्ट आया है, और सब बच्चे, कोई 10वें 15वें नंबर पे है, कोई 20वें 25वें नंबर पे है। अब 20वें 25वें नंबर पे जो बच्चा आया है क्लास में, वो बोल रहे भैया कैसे आप इस बच्चे को फर्स्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे साथ भेदभाव है, ये तो 15वें अनुच्छेद का उल्लंघन है, 15वें अनुच्छेद में बोला गया भेदभाव नहीं कर सकते हैं, पर आप उस बच्चे को फर्स्ट कर दिए क्लास में, हमें 5वें नंबर पे लेकर आ गए हैं, तो ये गलत है। इसमें कुछ भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पहले नंबर पे आया, आप 10वें नंबर पे आए, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया गया। अनुच्छेद 15 बोलता है भेदभाव मत करो, आप भेदभाव कर रहे हैं। आप किसी की बुद्धिमानी पे, कोई व्यक्ति अपने बल से, अपने बुद्धिमानी पे अपने आप को टॉप पे लेकर जा रहा है, और आप एकदम पगले जैसे आप नीचे ही पड़े हैं, तो आप तब नहीं बोल सकते हमें भेदभाव चल रहा है, इधर भारत में भेदभाव चल रहा है। आप किसी की बुद्धिमानी पे भेदभाव नहीं बोल सकते। इसे हम लोग किस तरह से देखते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जैसे, ठीक है। कोई बच्चा समझो नीट में फर्स्ट आया है, नीट में फर्स्ट रैंक आई है, तो आप थोड़ा बोलेंगे उसको नीट में फर्स्ट रैंक कैसे दे दिया, भेदभाव कर रहे हैं। ये आपकी बुद्धि, आपके पास उतना बल था तो आप फर्स्ट रैंक लेकर आए, तो इसे हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते हैं, पॉजिटिव भेदभाव, अच्छा भेदभाव देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सरकार चाहती थी कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो एकदम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई में सहूलियत दी जाए, यानी कि उनके लिए सीट रिजर्वेशन कराई जाए। किसमें? स्कूल में, स्कूल कॉलेजेस में उनके लिए जो भी पढ़ाई वाली संस्था है वहाँ पे उनके लिए सीट रिजर्व हो, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। तब कुछ लोगों ने बोला, जो मतलब जो समझो जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि आप जो ये बोल रहे हैं ना कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को आप रिजर्वेशन दो स्कूल में, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो लोगों ने बोला आप अनुच्छेद 29 के तहत भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 29 में, इधर देखिए ये मिटा देती हूँ, उन्होंने कहा आप अनुच्छेद 29 के तहत भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 29 के 2 में लिखा गया है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस पर सरकार जो है, जो स्टेट मतलब आपको पता है, जो स्टेट मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्टेट का मतलब समझना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। स्टेट का मतलब जो भी आपका ये विधानमंडल है, ये सब स्टेट है आपके, ठीक है। तो उन्होंने बोला, स्टेट बोल रही है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं कॉलेज में, स्कूल में। इधर तो हमारे अनुच्छेद 29 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में बोला गया है, अनुच्छेद 29 के 2 में बोला गया है कि आप शिक्षा में किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, शिक्षा में कोई भी आप कानून नहीं ला सकते कि आप भेदभाव करेंगे। तब जाके ये लोग कोर्ट में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कोर्ट में। तब कोर्ट ने क्या कहा? पहले तो क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। उस समय क्या हुआ? संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। तो अनुच्छेद 15 में कैसे 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3 ऐसे होता है, उसी तहत पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। और इसके तहत क्या किया? अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 को जोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब 15 का 4 जोड़ दिया गया। और इसमें लिखा गया, इसमें सरकार ने बोला, मतलब इसमें कोर्ट वगैरह ने बोला कि आप की जो स्टेट है वो रिजर्वेशन कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। किसको? बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है, आप मना नहीं कर सकते हैं। पर ये रिजर्वेशन किस में होगा? एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में जो सरकार है वो रिजर्वेशन दे सकती है बैकवर्ड क्लास के लोगों को, और आप बुरा नहीं मानेंगे। और 15 के चौथे के हिसाब से अनुच्छेद 29 के 2 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तब 15 के 4 में ये कहा गया कि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर सकती है, एजुकेशन में रिजर्वेशन ला सकती है, आरक्षण ला सकती है। और 15 के 4 में ये भी बोला गया कि अनुच्छेद 29 के 2 का कुछ भी उल्लंघन नहीं हुआ है, तो अब से आप अनुच्छेद 29 के ऊपर नहीं कूदेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अभी आगे समझते हैं। तब उस समय बोला गया ठीक है भैया, सरकार आप रिजर्वेशन दे रहे हैं बैकवर्ड क्लास के लोगों को, आप दीजिए,
पर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन दे सकते हैं जिसमें आपने जिस कॉलेज में आपने पूरा पैसा डाला है, आपके पैसे से वो कॉलेज बना है, आपके पैसे से वो कॉलेज चल रहा है, उस कॉलेज में आप बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप रिजर्वेशन नहीं डाल सकते बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। जैसे कि समझिए कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा बहुत कमा रहा है, उसकी खूब संपत्ति, एक बच्चे के पास संपत्ति नहीं, ठल्ला है। अब बाप बोलेगा जो बच्चा कमा रहा है, क्या वो बच्चा अपनी संपत्ति इस निकम्मे को देगा? नहीं देगा भाई, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, तुम भी कमाओ, तुम्हारे पास औकात है तो, ठीक है। तो अपनी मेहनत से आप कोई काम करो, आप उस पर हक जता सकते हैं, दूसरे की मेहनत पे आप हक नहीं जता सकते। तो सेम चीज़ इधर भी हुआ। अगर आपने खुद उस कॉलेज को बनाया है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तब आप रिजर्वेशन दो। प्राइवेट कॉलेज में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तब सरकार ने कहा एक मिनट रुको, गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी सीट नहीं होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा सीट नहीं होती है, तो भैया हम ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते बैकवर्ड क्लास के लोगों को। तब लोगों ने बोला तब हम क्या करें, उसमें हम क्या करें? तब ये बाद में क्या हुआ, तब क्या किया गया, तब सरकार ने क्या किया, सरकार ने रूल ही चेंज कर दिया। सरकार ने क्या किया, 93वां संविधान संशोधन किया, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन किया 2005 में, ठीक है। देखिए सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया था, उसके तहत सरकार ने 15 में चौथे नंबर को जोड़ा था, ठीक है। तब सरकार ने 93वां संशोधन किया 2005 में, और सरकार ने अनुच्छेद 15 में 5वें नंबर को जोड़ दिया, क्लॉज 5 को जोड़ दिया, और कहा, इसके तहत कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन दे सकती है ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहता है वो प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन दे सकता है, किसको? बैकवर्ड क्लास के लोगों को, और आप मना नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? सरकार ने बोला गवर्नमेंट कॉलेज में इतना सीट नहीं होता है, तो बोला एक काम करते हैं, पूरा खेला चेंज कर देते हैं। सरकार ने 93वां संविधान संशोधन किया, उसके तहत आर्टिकल 15 में 5वां नंबर जोड़ा और कहा प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है, सरकार चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है बैकवर्ड क्लास के लोगों को। हालांकि कहीं कहीं पे ये फॉलो होता है, कहीं कहीं पे कुछ कॉलेज में ये फॉलो अभी तक नहीं हुआ है, जो कुछ ऐसे कॉलेजेस है उसमें फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये था, समझ में आया? तो पहले संविधान संशोधन में क्या किया गया, 15वें को 4 को जोड़ा गया और गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन दे सकती है। बाद में 93वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन दे सकती है। समझ में आया? तो देखिए अनुच्छेद 15 में हम लोग ओबीसी कोटा के बारे में भी पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 15 में ओबीसी कोटा के बारे में बताया गया कि ओबीसी कोटा 2006 में लागू हुआ था, कैसे क्या हुआ था। ओबीसी कोटा के तहत ये बोला गया था कि जो ओबीसी वाले लोग हैं, ओबीसी में जितने भी कास्ट आते हैं, ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा आईआईटी में, आईएएम में, इन सब में ओबीसी वालों को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ओबीसी का हम लोग एक बार अलग से वीडियो देख लेंगे, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 15 से रिलेटेड है, उसका पूरा डिटेल है, ओबीसी कैसे आया, क्या हुआ, कैसे रिजर्वेशन मिला, कितने प्रधानमंत्री हुए उस टाइम पे, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओबीसी का अलग से देखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 16, अगर आपको ये लिखना है तो फटाफट लिख सकते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 16 में। अब देखिए अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया, आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया, इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्रोफेशन, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर। आप किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते कि जैसे कि पहले जमाने में होता था ना कि बड़ी जाति के लोग ये नौकरी कर सकते हैं, छोटी जाति के लोग ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करके होता था। बहुत ऐसे भेदभाव होते हैं, कोई अगर बड़ी जाति का व्यक्ति है, अगर उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना, तब भी वो भेदभाव करेगा। मतलब बड़ी जाति का है, खाने के लिए घर में एक रोटी नहीं है, पर भेदभाव होगा बराबर कि तुम दलित जाति की हो, चाहे वही छोटी जाति वाला इनसे ऊंचे पे रह रहा हो, इनसे बड़ा घर उसका, इनसे बड़ा सब कुछ हो, पर भेदभाव उनका चलेगा, होता है ना, ठीक है। तो ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। पहले में ज़माने में भेदभाव होता था, छोटी नीची, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब जिस व्यक्ति का, सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर है। ऐसा नहीं कि भैया यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ ये व्यक्ति दे सकता है, इस कास्ट का व्यक्ति नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो सभी नौकरी में समान है। जैसे कि राज्य से, याद रखना, पर इधर एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर राज्य के द्वारा कोई नौकरी है, राज्य मतलब समझ रहे हो स्टेट, और मैंने स्टेट मतलब आपको बताया है, तो राज्य के द्वारा अगर कोई नौकरी निकली है तो आप भेदभाव नहीं करेंगे उधर। समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एमबीबीएस वगैरह किया और एक कोई 12वीं पास है। अब एमबीबीएस वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशन कौन करेगा, जिसने एमबीबीएस पढ़ा है वो कि 12वीं पास वाला व्यक्ति? अब 12वीं वाला कहे कि ना एमबीबीएस वाले ने ऑपरेशन किया तो हम भी ऑपरेशन करेंगे, हमें यहाँ पे नौकरी से क्यों वंचित रखा जा रहा है, ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है, तो सरकार एक खींच के देगी वहीं पे। भैया बराबरी मतलब तुम उस एमबीबीएस तुम भी करो, वो भी एमबीबीएस करे, फिर ऑपरेशन करो, दोनों लोग मिलकर आराम से जीरो फाड़ो।
अब पढ़ाई नहीं की है तब सोच रहे डॉक्टर बन जाता, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपके पास वो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के बाद अगर आपको कोई वंचित कर रहा है तब उधर बोल सकते हैं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लीजिए कोई 2 इंजीनियर है, एक के पास ज़्यादा अच्छी सी स्किल है, एक के पास कम स्किल है। अब एक कंपनी किसको रखेगी? पढ़ाई दोनों ने की है, पढ़ाई दोनों ने की है, पर एक के पास स्किल ज़्यादा है, एक के पास स्किल कम है। अब कंपनी किसको रखेगी? ज़्यादा स्किल वाले को रखेगी ना भैया, उसको थोड़ा अपना घाटा करने इनको उठा के रख लेगी। तो वहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं। आपके पास पढ़ाई बराबर है ठीक है, पर अगर आपके पास स्किल बराबर नहीं है तो उस समय पे कंपनी आपके साथ भेदभाव कर सकती है। उधर नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि अनुच्छेद 16 में आप किसी को भी नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि उस नौकरी की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक अपनी अपनी नौकरी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक मंदिर है, ठीक है, ठीक है। अब उस मंदिर का मालिक अगर चाहे तो अपने धर्म के व्यक्ति को मैनेजर बना सकता है, वो उसके ऊपर अधिकार है कि भैया नहीं, हम अपने ही धर्म के व्यक्ति को मैनेजर बनाएंगे, हम किसी और धर्म के व्यक्ति को नहीं बनाएंगे। अब उसका मन है, चाहे वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी मैनेजर बना सकता है, चाहे तो अपने धर्म के व्यक्ति को भी मैनेजर बना सकता है। अब आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि भैया वो मालिक है, उसने अपने धर्म के व्यक्ति को क्यों मैनेजर बनाया, हमको क्यों नहीं मैनेजर बनाया, तो आप उसे मना नहीं कर सकते। वो उसकी अपनी इच्छा है, वो अपने स्वेच्छा से अपने धर्म के व्यक्ति को मैनेजर बना रहा है, तो आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ, इधर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। छुआछूत का अंत। तो हम लोग अनुच्छेद 17 में क्या पढ़ेंगे? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में। ठीक है, छुआछूत का अंत। जैसे कि समझ चलिए, पहले जमाने में क्या होता था, जो ऊंची जाति के लोग होते थे और जो नीची जाति के लोग होते थे, अगर नीची जाति वाले ने ऊंची जाति वाले के पानी को छू दिया तो वो अशुद्ध, अगर वो उसके एरिया में भी घुस गया तो वो अशुद्ध, है ना। उसके घर में अगर पाँव रख दिया तो पूरा घर ये लोग गंगा जल शुद्ध करवा देते, पूरा घर साफ करवा देते, भैया अछूत हो गया है हमारा घर। तो पहले ऐसा होता था कि अगर तुमने दलित जाति के लोगों को छू दिया, छोटे जाति के लोगों को छू दिया, तो उनसे दूर हो जाओ, तुम अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, ऐसा मानते थे। ठीक है, अब बताइए, तब सरकार ने जब अनुच्छेद संविधान बना तो सरकार ने अनुच्छेद 17 में क्या बोला कि अब से छुआछूत का अंत होता है। अब से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भैया हम तुम्हें छुएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हुआ है तो आप कोरोना हुआ है तो आपको कोई छू नहीं रहा है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 का उल्लंघन हो रहा है। नहीं भैया, वो बीमारी या बीमारी आपको छुएगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी ना, तो उधर अनुच्छेद 17 लागू नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत के बारे में तो बोला गया है, और ये बोला गया है कि आप सामाजिक भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं। सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते, सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते। वैसे कैसे समझिए, देखिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों लोग इंजीनियर, एक लड़का एक लड़की है। अब वो लोग कंपनी में गए, कंपनी वाले ने लड़की को 80,000 सैलरी दी और लड़की को 50,000 सैलरी दे रहा है। अब बताइए, इधर भेदभाव आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं औरतों को कम सैलरी देने का मतलब ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि भैया औरत चाहती क्या, औरत सोचती है बस किसी तरह से काम करे, थोड़ा मोड़ा पैसा आएगा, बस ये नाम रहेगा कि हाँ हम भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी ऐसे भी करती थी कि पहले औरतों को कम सैलरी दिया जाता था। ठीक है, तो सरकार ने बोला आप सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते कि लड़का को कम सैलरी, लड़की को ज़्यादा सैलरी, आप ऐसा नहीं कर सकते, बराबर सैलरी देनी पड़ेगी आपको। आपको भेदभाव नहीं करना है समाज में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जायदाद का हिस्सा है, तो जायदाद में आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पापा हमको इतना जायदाद दे रहे हैं, इतना जमीन उसको दे रहे हैं, उसका जमीन हमें इतना जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं। जायदाद वगैरह का मामला इधर नहीं आता है। जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए, हम बहन को नहीं मिलना चाहिए, भाई को नहीं मिलना चाहिए, जायदाद का मामला यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सामाजिक भेदभाव में जायदाद नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का जाए किसी लड़की को छू रहा है और बोले कि नहीं हम तो छुएंगे। अनुच्छेद 17 में बोला गया कि छुआछूत का अंत है, तो इधर मारेगी एक तमाचा खींच के पे गाल लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लड़की को छू देंगे जाके कि नहीं अनुच्छेद 17 में बोला गया छू दो। ठीक है, तो इधर आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें निषेध है। तो अनटचेबिलिटी एक्ट क्या हुआ था, 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट आया। बाद में इस अनटचेबिलिटी का एक्ट का नाम चेंज कर दिया गया। क्या 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इसके तहत ये था कि अगर आप किसी के साथ भी सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं छुएंगे, तुम ऊंची जाति के हम नीची जाति के हैं, ये सब आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। किसके तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। देखिए, अनटचेबिलिटी एक्ट का नाम बस चेंज किया है, कुछ बदलाव नहीं किया गया है, बस नाम चेंज किया गया है। कब, 1976 में।
क्या रखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, याद रखना छुआछूत में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सामाजिक भेदभाव नहीं रख सकते हैं, पर सामाजिक भेदभाव में जायदाद वगैरह का ये सब कानून नहीं आता है, वो सब अपना अलग जगह पे है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में हम लोग क्या समझेंगे, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब ये नहीं जो नीचे लिखते हैं टाइटल, वो सब टाइटल नहीं। अबोलिशन मतलब अंत, टाइटल मतलब उपाधियां, उपाधियों का अंत। और अब उपाधियों मतलब समझिए जैसे कि पहले के जमाने में कैसे राजा महाराजा होते थे, तो महाराजा ये चक्रवीर सिंह, तो आप कभी भी अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते, महाराजा राजा का उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आप समझिए तब क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए आप आर्मी में है तो आर्मी में कैसे विंग कमांडर होते हैं, कर्नल होते हैं, मिलिट्री वगैरह होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, ये सब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर जो होता है ये सब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। समझ में आया, ये इसका नाम थोड़ा ना है, केवल ने जो डिग्री ली है, जिसके पास इनकी काबिलियत है, वो इसको अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, ये सब अपने नाम के आगे आप लगा सकते हो। ये सब सरकार आपको मना नहीं करती है, ये सब आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब ये तो था कि आप ये उपाधियां लगा सकते हैं। अब ये समझते हैं कौन सी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, भारत रत्न जो आपको अवार्ड मिलता है, जो राष्ट्रपति के पास जाते हैं ना, आप लोग ऐसे खड़े होकर जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, खचक खचक, वो वाला जो आपको अवार्ड मिलता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अगर आपको ये सब अवार्ड मिलते हैं तो आप इन सब अवार्ड्स के नाम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। जैसे आपको अवार्ड मिला, कोई है व्यक्ति शक्ति सिंह है, ठीक है, शक्ति सिंह को मान लो मिला पद्म भूषण, तो वो नहीं बोल सकता पद्म भूषण शक्ति सिंह। कभी नाम सुना है? ऐसा नहीं सुना है, क्योंकि सरकार ये सब अलाउ नहीं करती है आपको। आपको जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड का नाम आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये गलत है, भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये मना किया गया है, तो देखना यहाँ पे क्रॉस किया गया है। अब देखो, अगर कोई मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत में बहुत उच्च पद पे है, ठीक है, विदेशी व्यक्ति भी आते हैं अपने पद पे रहते हैं, तो मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में है, ऊंचे पद पे है, अब उसे किसी बाहरी कंट्री से कोई उपाधि मिल रही है, कोई उपाधि उसे बाहरी कंट्री से मिल रही है, पर वो रह रहा है भारत में, जो विदेशी व्यक्ति है भारत में रह रहा है और बाहरी कंट्री से उसे कोई उपाधि मिल रही है, तो अगर वो उस टाइटल को, उस उपाधि को ग्रहण करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट से, भारत के प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा कि हम लगा सकते हैं क्या उपाधि। भारत के प्रेसिडेंट का यहाँ लगा ला, मतलब लगा लो, ठीक है, तो आप उस उपाधि को अपने नाम के आगे लगा सकते। मान लीजिए आप विदेश में गए, ठीक है, मान लीजिए आज आप मान लीजिए आप अमेरिका में गए, अमेरिका में बाइडन ने आपको बोला कि आज से आपके नाम के आगे ये लग गया, तो विदेशी टाइटल को आप भारत में नहीं लगा सकते हैं, विदेश में ही लगाइए, वहीं पे लगा होगा, खुश रहना पड़ेगा। पर भारत में जैसे आप आएंगे आपको उन सभी उपाधियों को अंत करना पड़ेगा जो विदेश से आपको मिला है, तो विदेशी टाइटल आप भारत में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये था हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को हम लोग ने खत्म कर दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद था, तो हम लोग ने ये समझ लिया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल सी चीज जिसे हम लोग एक बार फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट टू इक्वालिटी में क्या बोला गया है, बराबरी का अधिकार। तो बराबरी के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद आते हैं। तो हम लोग देखिए बराबरी के अधिकार में यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे किसकी बराबरी के बारे में बात की गई है। कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं, आप जेंडर में, धर्म में सभी लोग बराबर हैं, भेदभाव नहीं कर सकते, उस जेंडर धर्म में सभी लोग बराबर हैं, जॉब के लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं, आप ऊंची नीची जाति में भेदभाव नहीं कर सकते कि हम तुम्हें नहीं छुएंगे, हम नहीं छुएंगे, ये सब के लिए आप मना नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति बराबर हैं। उपाधियों का अंत, ठीक है, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये सब हमें किसके बारे में बताते हैं, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये सब हमें किसके बारे में बताते हैं, इक्वालिटी के बारे में, कि हम लोग बराबर है, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि हम लोग इक्वालिटी के बारे में किस में पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं राइट टू इक्वालिटी में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हम लोग सिर्फ बराबरी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।